हाय। हेलो। हाय हाय। केम छो? हाउ आर यू? कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त है, मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आ गया मैं सीए अक्षय विपिन ठक्कर लेके डायरेक्ट टैक्सेशन। बेसिकली आज अपन कवर करने वाले एक हेड ऑफ इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी यहाँ जो इनकम की बात होगी वो रेंटल इनकम की बात होगी, ठीक है। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ा है, वो मैंने भाड़े पे दिया, ठीक है। तो वो भाड़े का जो इनकम रहेगा वो किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी ये जो प्रॉपर्टी रहेगा ना वो दोनों टाइप का हो सकता है। रेसिडेंशियल भी हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है। मान लो मैंने दुकान भाड़े पे दिया और उससे भाड़ा कमाया, ठीक है, तो वो किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आता है और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आता है, ठीक है। अभी हर हेड ऑफ इनकम में ना एक चार्जिंग सेक्शन है। अगर वो चार्जिंग सेक्शन सेटिस्फाई हुआ तो इनकम वो हेड रिस्पेक्टिव हेड में जाएगा। वैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 20। क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर 22। तीन कंडीशन है इसमें, कितना? तीन, ठीक है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएगा तो इनकम किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझो नहीं हुआ सेटिस्फाई तो किधर जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं जाएगा, कोई और हेड ऑफ इनकम में जाएगा, वो अपन देखेंगे, ठीक है। चलो, तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? पहला कंडीशन क्या बोलता है? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और लैंड अपर टेनेंट दैट। बिल्डिंग मतलब टिपिकली ऐसा 3-4 माले का बिल्डिंग मत एज्यूम करना। समझो मैंने एक क्लासरूम भी भाड़े पे भी दिया तो भी वो इधर ही आएगा, बिल्डिंग में कवर हो गया अभी से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट दैट। मान लो मेरा ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये उसके अटैच एक लैंड है, ठीक है। ये मान लो हम लोग यहाँ पे गार्डन है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अभी ये मैं बिल्डिंग दूंगा रेंट पे तो ऑफकोर्स ये लैंड भी मैं भाड़े पे दूंगा। अरे हाँ, है ना। तो लैंड अपर टेनेंट टू दें तो मतलब क्या? लैंड जो अटैच है उसके साथ वो भी बिल्डिंग में आ गए, ठीक है। अच्छा, मतलब उसका भी इनकम किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी मान लो मेरा ये क्लासरूम है, ठीक है। 3-4 माले का अपना क्लासरूम है, 3-4 फ्लोर का अपना क्लासरूम है। और यहाँ पे बच्चे लोग अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं, तो नीचे का जो पार्किंग स्लॉट है वो भी मैंने समझो रेंट पे दे दिया, ठीक है, मतलब रेंट पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनकम किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड। बट मान लो बच्चे लोग बढ़ते गए, ठीक है, और दो बिल्डिंग छोड़ के एक वैकेंट लैंड पड़ा था, ठीक है। वो वैकेंट लैंड मैंने भाड़े पे दिया, तो क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं, ये किधर जाएगा? अदर सोर्सेस में। क्यों? क्योंकि ये लैंड अपर टेनेंट है तो है क्या? अटैच है क्या? नहीं, वो वैकेंट लैंड पड़ा था उधर बाजू में, ठीक है। तो इसके वजह से ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ लैंड अपर टेनेंट देयर तो रहेगा वही जाएगा, ठीक। देन अपना आता है क्या? दूसरा कंडीशन। क्या है दूसरा कंडीशन? कि पर्सन अर्निंग इनकम शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या है? पर्सन अर्निंग इनकम शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लो, ठीक है, मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घर भाड़े पे दिया, ठीक है। एक मिनट। मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी को क्या किया? घर लेट आउट किया, ठीक है, लेट आउट, ठीक है। भाड़े पे दिया, वो क्या बोलेंगे? लेट आउट किया, ठीक है। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सबलेट किया, अरे है ना, सबलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो मिस्टर ए का इनकम है वो कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और मिस्टर बी का इनकम जो सबलेट से आ रहा है, क्या मिस्टर बी ओनर है क्या? नहीं, तो ये किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये समझा? ठीक है। तो ये क्या था कि पर्सन अर्निंग इनकम शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन है क्या? कि ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस या प्रोफेशन। क्या बोला? ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है। मान लो ये दो बिल्डिंग है, ठीक है।
एक में यहाँ पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे सब एम्प्लॉयज लोग हैं, ठीक है। अभी एम्प्लॉयज लोग बेचारे दूर दूर से आते थे, तो मैंने बाजू के बिल्डिंग में ही एम्प्लॉयज के लिए नॉमिनल रेंट पे एक घर बना दिया, ठीक है, ताकि वो लोग यहाँ पे रहे और उनको कन्वीनियंट हो बेसिकली। यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा इंटेंशन रेंट कमाना था क्या? नहीं। यहाँ पे मेरा इंटेंशन क्या था? मेरा बिजनेस या प्रोफेशन आगे बढ़े, उसके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये एम्प्लॉय को घर भाड़े पे दिया, ठीक है। तो ये किधर जाएगा? इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। क्या ये समझा तुमको? ठीक है। एक बार अपन है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते। पहला क्या है? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल as well as commercial property is राइटिंग में मत जाना, is taxable under this head, ठीक है। डेट इज क्या? हाउस प्रॉपर्टी। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट क्या है कंडीशन? रेंट फ्रॉम वैकेंट प्लॉट या लैंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आईएफओएस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फुल फॉर्म, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अरे हाँ है ना। और लास्ट कंडीशन क्या है? कि रेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय टू whom accommodation is provided at concessional rate is taxable under head PGB। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? तो दोनों रेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी को या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का दोनों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर वैकेंट लैंड से मेरा रेंट आ रहा है तो टैक्सेबल होगा आईएफओएस में, ठीक है। सब लेटिंग से कुछ आ रहे तो किधर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और एम्प्लॉय को मैंने कंसेशनल रेट पे घर रहने के लिए दिया, किधर टैक्सेबल होगा? बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, वो सेटिस्फाई हुआ तो हाउस प्रॉपर्टी, वरना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, वरना किधर? थर्ड पॉइंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, और बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज किया तो किधर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। क्या इतना समझा चार्जिंग सेक्शन? ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना तो इनकम जाएगा किधर? हाउस प्रॉपर्टी में, वरना किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम दूसरे हेड में जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, रेंट इज टैक्सेबल एज पर ड्यू बेसिस। क्या याद रखना? रेंट इज टैक्सेबल एज पर ड्यू बेसिस। मान लो एग्जाम में ऐसा दिया है कि मार्च मंथ का रेंट हमको रिसीव हुआ कभी अप्रैल में, ठीक है। तो रेंट कभी टैक्सेबल होगा? ड्यू बेसिस पे। इन शॉर्ट मार्च में ही टैक्स लग जाए। ये समझा तुमको? आगे बढ़े अपन। अभी जो ये क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी रहता है ना, वो तीन टाइप का रहता है। सेक्शन 23 है कंप्यूटेशनल प्रोविजन, ठीक है। कंप्यूटेशनल प्रोविजन। अभी जो प्रॉपर्टी है वो थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है तुम्हारा एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। एक होता है तुम्हारा एसओपी, एक होता है तुम्हारा डीएनओ। एलओपी
फुल फॉर्म क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी। ये जो तुमने घर भाड़े पे दिया वो क्या है, एलओपी। ठीक है, जो तुम खुद रह रहे हो वो क्या है, एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और एक है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। मान लो मेरे पास 6 घर है रहने के लिए, कभी मैं बैंड्रा रहता हूँ, कभी मैं दादर रहता हूँ, कभी मैं वडाला रहता हूँ, कभी मैं बोरीवली रहता हूँ। ठीक है, 6 घर है मेरे एसओपी खुद के। ठीक है, तो सब 6 के 6 एसओपी माने जाएंगे क्या? नहीं। तो उसमें से 2 अलाउड किया है गवर्नमेंट ने कि 2 प्रॉपर्टी को तुम एसओपी मान सकते हो। तो बाकी 4 क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी उसको मान लिया जाएगा कि तुमने भाड़े पे दिया, भले तुम एसओपी पे खुद खुद रह रहे हो। अरे ये समझा? अभी ना कंप्यूटेशनल प्रोविजन अपन चालू करते हैं। अभी क्या होगा, जनरली जनरली प्रोविजन क्या होता है, इनकम रहता है अपना इनकम। ठीक है, उसमें से मान लो अपन ने एक्सपेंसेस माइनस किया तो अपना आ गया नेट इनकम। अरे हाँ है ना। ठीक है, मान लो मैंने रेंट रेंट से कमाया 12 लाख रुपया। ठीक है, एक्सपेंसेस हुआ 5 लाख रुपया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेट इनकम कितना हो गया, 7 लाख रुपया। ठीक है, अभी है ना अपने टैक्स पेयर्स क्या करने लगे, चालाकी करने लगे, इनकम को कम दिखाने लगे। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपया मेरा रेंट था 12 महीने का। ठीक है, मैं उसको क्या बोलूंगा, अरे एक काम कर, मुझे ना 80,000 ही दे दे। ठीक है, और बाकी 20,000 कैसा दे दे, मेरे को कैश में दे दे। तो लोग क्या करने लगे, टैक्स चुराने लगे, इनकम कम करने का। तो गवर्नमेंट आया पिक्चर में, बोला ठीक है, ये जो तुम रेंट दिखा रहे हो ना, एक्चुअल रेंट, ठीक है, उसको तुम हमारे रेंट से कंपेयर करो, उसको उसको तुम गवर्नमेंट रेंट से कंपेयर करो। ये गवर्नमेंट रेंट मतलब क्या, तो अपन उसको प्यार से बोलते हैं एएलवी, एनुअल लेटेबल वैल्यू। ठीक है, उसको तुम कंपेयर करो हमारे रेंट से, और विच एवर इज जो हायर है ना, उस पे तुम टैक्स भरो। ठीक है, मान लो आ, हम गवर्नमेंट का एक्चुअल रेंट आ रहा है 15 लाख। ठीक है, तो गवर्नमेंट रेंट आ रहा है 15 लाख, तुम्हारा एक्चुअल रेंट कितना है, 12 लाख। तो विच एवर इज हायर, किस पे टैक्स लगेगा, 15 लाख। ठीक है, चलो, ये समझा क्या तुमको? अभी ये हो गया इनकम साइड। ठीक है, अभी बंदे लोग क्या करने लगे, नेक्स्ट टाइम एक्सपेंसेस में चोरी करने लगे। ठीक है, दिखा एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने लगे। ठीक है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई स्टैंडर्ड हम लोग 30% तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, अभी ये गवर्नमेंट रेंट कैसे निकालते, तो उसका एक कंप्यूटेशन है, ये मैं मेरे स्टाइल में तुमको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, कंपेयर करेंगे अपन म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, ये मैं लिख देता हूँ, स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, तो एक अपन कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का क्या वैल्यू है, ठीक है, उनकी ये प्रॉपर्टी रेंट पे दिया। ठीक है, तो ये म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से ये वैल्यू है। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू को अपन कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से। ठीक है, ये फेयर रेंट क्या होता है, फेयर रेंट तो आजू बाजू के प्रॉपर्टी का रेंट, आजू बाजू के एरिया का रेंट। ठीक है, आजू बाजू के प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो मेरा क्या रेंट आ सकता है। ठीक है, मान लो मेरे बाजू का अगर का 50,000 वैल्यू है, तो मेरा फेयर रेंट कितना है, 50,000 पर मंथ बात करो। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से, उसका अपन क्या ले लेंगे, विच एवर इज हाई। ठीक है, तो क्या ले लेंगे अपन, विच एवर इज, देन हम किसको कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट। अभी ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, अभी समझो मान लो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने भाड़े पे दिया, मैं कुछ भी रेंट रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो 50,000 वैल्यू है, मैं लाख रुपए ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ऐसा जो मेरा टेनेंट है वो चला गया किधर, कोर्ट में चला गया, एक स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल कर एक्ट करके, हर एक स्टेट में रहता है स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, स्टेट वाइज डिपेंड करता है। तो उधर से कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इसका रेंट तुम इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, ये वो ही एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा। मान लो मैंने ए को प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था
वो ए टेनेंट गया कोर्ट में और बोला स्टैंडर्ड रेंट इतना एप्लीकेबल है, तो सिर्फ ए के लिए एप्लीकेबल है। मान लो बी चला गया, ठीक है, तो बी के लिए स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है, वो जाएगा स्टैंडर्ड रेंट एक्ट कंट्रोल में तो ठीक है, बाकी उसके लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो जाता है उसके लिए स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल। तो स्टैंडर्ड रेंट जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। तो स्टैंडर्ड रेंट आ गया, ठीक है। अभी अपन अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है किसको? रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को रेंट रेस्ट्रिक्ट करना है, तो अपन क्या लेंगे इसका? विच एवर इज लोअर। क्या ले लेंगे? विच एवर इज लोअर। अभी ये जो भी आएगा अपने को, ये अपने को आएगा क्या? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या आ जाएगा ये? एक्सपेक्टेड रेंट। जो भी विच एवर इज लोअर अमाउंट रहेगा, ये अपने को क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, इसको अपन किससे कंपेयर करेंगे? जो भी अपना एक्चुअल रेंट रहेगा उससे कंपेयर करेंगे। ठीक, तो अपने को क्या आ जाएगा भाई? एल भी अपना, दैट इज व्हाट, उसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वेल्थ, जी ए वी। ठीक है, और इसका क्या लेंगे अपन? विच एवर इज हायर। ठीक है, मान लो एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है कुछ अमाउंट और एक्चुअल रेंट है, तो एक्चुअल में तो ज्यादा आ रहा है, या एक्चुअल में कम आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट, तो विच एवर इज हायर हम लोग ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा अपने को? जी ए वी। इसमें से हम लोग लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। क्या? पेड बाय ओनर। देखो एक एक वर्ड को ध्यान देना, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, जो ड्यू रहेगा वो माइनस करने मिलेगा क्या अपने को? नहीं। मान लो लास्ट ईयर का टैक्स बाकी था, म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है, वो मैंने ये साल में दिया, तो क्या माइनस करने मिलेगा? हाँ, माइनस करने मिलेगा। क्या है, मेरे को ये साल का म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने मिलेगा? हाँ। मैंने फ्यूचर 5 साल का टैक्सेस आज ही भर दिया, क्या मुझे माइनस करने मिलेगा? हाँ। तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो भी मैंने पेड किया वो माइनस करो, और पेड बाय कौन? ओनर। मान लो तुम टेनेंट पे करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस और फिर रीइंबर्स करवा लेते हो तो नहीं चलेगा। अगर पेड बाय टेनेंट है तो वो माइनस करने मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अपन माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो अपने को आएगा क्या? नेट एनुअल वैल्यू, एन ए वी। देखो पहले अपन ने सीखा कि भाई इनकम में चोरी करेंगे, तो अपन ने बोला कि एक्चुअल रेंट या गवर्नमेंट रेंट जो भी रहेगा उसका अपन हायर लेंगे, तो जीएवी तक अपन आएंगे, सॉरी, जो भी है हायर लेंगे, ठीक है। तो इधर अपन एनएवी तक आए, वो गवर्नमेंट रेंट तक आ गए, ठीक है। अभी लोग किधर मस्ती करने लगे? एक्सपेंसेस में मस्ती करने, ठीक है। समझो मान लो 7 लाख इनकम है तो एक्सपेंस 8 लाख दिखा देंगे, ताकि अपने को लॉस आ जाए और कैरी फॉरवर्ड कर ले। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? तुमको दो ही डिडक्शन अलाउ करूंगा, एनएवी में से दो ही डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो डिडक्शन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, देखो 22 हो गया, 23 कंप्यूटेशनल प्रोविजन था, 22 चार्जिंग सेक्शन, 24 दो डिडक्शंस, तो 24 ए और 24 बी। ठीक है, तो 24 ए क्या, कितना डिडक्शन बोला? 30% ऑफ एनएवी ले लो, फ्लैट डिडक्शन, भले तुम खर्चा करो कि नहीं करो, ठीक। तो 30% एक फ्लैट डिडक्शन ले लो, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, समझो ये प्रॉपर्टी के लिए तुमने लोन लिया था, तो उस पे जो ब्याज जा रहा है वो तुम माइनस कर दो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो, तो तुम्हारा आ जाएगा क्या लास्ट में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, प्लस में आया, ठीक है, तो टैक्सेबल हो जाएगा, पॉजिटिव अमाउंट है, नेगेटिव आया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो अपन देखेंगे। आप क्या ये समझा? ठीक है, तो अपने को एक तो गवर्नमेंट रेंट के साथ कंपेयर करके हायर लेना था, ठीक है, ताकि इनकम अपना कम हो जाए। और एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 30% एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया और बोला इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। तो ये पूरा कंप्यूटेशनल प्रोविजन था। तो अपन कंपेयर करेंगे क्या? म्युनिसिपलिटी वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, ये कुछ परसेंटेज रहता है अपना, म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज ही म्युनिसिपल टैक्सेस रहता है, ठीक है। अच्छा, तो म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से, विच एवर इज हायर ले लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, क्या ले लेंगे? विच एवर इज लोअर, तो अपने को क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। फिर एक्चुअल रेंट आ जाएगा, तो एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर ले लेंगे, क्या आ जाएगा? जीएवी।
उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एनएवी। ठीक है, उसमें से दो डिडक्शन माइनस करेंगे 24 के, 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्या मिल जाएगा अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉफिट। क्या ये समझा बच्चा लोग तुमको? अरे हाँ है ना। ठीक है, चल अपन एक एग्जांपल ट्राई करते हैं मॉड्यूल का। चल, जिसको कुछ नहीं समझा ना वो क्या करेगा, सिर्फ फॉर्मेट ध्यान में रखेगा। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू को अपन कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से। ठीक है, जो भी हायर है वो ले लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट हो सकता है, तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर ले लेंगे। विच एवर इज लोअर हुआ तो अपने को एक्सपेक्टेड रेंट मिल गया। ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, जो भी ज्यादा रहेगा वो ले लेंगे। विच एवर इज हायर, ठीक है, उसमें से तो अपने को क्या आ जाएगा जीएवी, उसमें से अपन म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे पेड बाय ओनर, तो अपने को आ जाएगा एनएवी। उसमें से दो डिडक्शंस माइनस करेंगे, एक 24A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अपने को क्या मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी इसमें अपने को क्या पूछा है, जैसे ओन 5 हाउसेज इन इंडिया विच आर लेट आउट कंप्यूट द जीएवी ऑफ द ईच प्रॉपर्टी, तो सिर्फ जीएवी निकालने का है। तो पहला क्या है म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर। ठीक है, हायर लोअर हायर याद है, तो विच एवर इज हायर आएगा 90,000। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं तो 90,000 ही कंटिन्यू होगा। फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट जो है तुम्हारा वो ज्यादा रहेगा, तो 90,000 तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अपन इधर से ही करते हैं। हाउस टू का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 55,000, फेयर रेंट कितना है 60,000, तो इसमें क्या करेंगे विच एवर इज हायर तो 60,000, फिर उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर तो 60,000। ठीक है, फिर 60,000 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से 72,000, तो विच एवर इज हायर तो कितना आ जाएगा 72,000। ठीक है, तो ये देखो, अगर तुमको चाहिए तो नंबरिंग भी कर सकते हो, तो ये लोग नंबरिंग कर दे और 7 तक जाते हैं, एक्चुअली 7 में जीए भी आ जाता है। ठीक है, तो 7 धोनी का फेवरेट नंबर है, अरे हाँ है ना, धोनी का नंबर है। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट लिखा, थर्ड में हायर ऑफ 1 and 2 कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से, फिफ्थ में क्या एक्सपेक्टेड रेंट, ये दोनों का लोअर। ठीक है, फिर उसको कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से, तो 7 नंबर पे क्या आ गया जीएबी। ठीक, जैसा करना है याद रखना। वैसे हाउस 3 का क्या है, 65,000 म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट है, विच एवर इज हायर तो 65, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया 58, तो विच एवर इज लोअर 58 को लिया, एक्चुअल रेंट 60,000, तो ये भी आ गया तुम्हारा विच एवर इज हायर 60,000। वैसे ये 4 और 5 का तुम लोग खुद से ट्राई करो, 1 मिनट दिया मैंने। क्या ये समझा तुमको? ये इजी है, ये कंप्यूटेशनल प्रोविजन एकदम ध्यान से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया ना तो मेजरली यहाँ से सम्स आएंगे। और एक एग्जांपल करना है कि बस आगे, तो आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो।